नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से आप लोग को मैंने किडनी के बारे में पढ़ाया, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ाया, लेकिन बहुत लोगों का एक आग्रह था कि सीकेडी के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो कि हम अपने किडनी को सही तरीके से देख सकें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो सीकेडी के पेशेंट हो चुके हैं, चाहे उनकी दवाइयाँ चल रही हो, चाहे उनका डायलिसिस ही क्यों ना हो रहा हो, जो उनकी क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ गई हो, यूरिक एसिड ज़्यादा आ रही हो, या इस तरह की जो समस्याएं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। देखिए, एक चीज़ बताएं, नॉर्मली जो हमारा माउथ है ना, यही जनरेशन है हर चीज का। चाहे वो मैंने डायबिटिक पढ़ाई थी, तो डायबिटिक मेलाइटिस में भी मैंने आपको यही बताया था कि हमारे माउथ का जो जनरेशन है, जो इंटेक होता है, यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटिक मेलाइटिस में भी, और सीकेडी में भी कहीं ना कहीं यही लायबल होता है। तो जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा खाने पीन है, जो हमारा रहने की स्थिति है, जिससे हमारी क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया घटती बढ़ती है, और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको सुधार सकते हैं या सही कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, तमाम गुर्दे हैं, मतलब किडनी है। गुर्दे का काम क्या होता है, पहले तो उसके बारे में बेसिक जानकारी हमको चाहिए कि गुर्दे का जो काम होता है वो एक फिल्टर का काम होता है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, और उसके बाद जो है यूरिन का प्रोडक्शन, जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो चीज़ करना, यही उसका दो काम है। हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का प्रोडक्शन करना, ठीक, ताकि ड्रेनेज सही तरीके से चले, और यूरिथ्रा के माध्यम से वो ड्रेनेज जो है, जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, वो सारे पदार्थ जो है कहीं ना कहीं हमारे अवशिष्ट मार्गों से निकल जाए। अब आ जाते हैं हम किडनी के बारे में। तो किडनी को अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक किडनी के अंदर हमारे करीब 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। बताएं, मैंने पढ़ाया था तो वो भी मैंने आपको बताया रहा होगा। तो छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और इसी से हमारा ब्लड इन्हीं नलियों के अंदर से जाते हुए, संघते हुए, करते हुए, देखो, एक नॉर्मल अगर हम बताना चाहें तो हम ये चीज बता सकते हैं आपको कि एक रबर की पाइप है, अगर बाई दी वे वो फट गई, थोड़ी सी क्रैक हो गई, हम अगर पट्टी से उसको बांध दें तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे पदार्थ जो है लीक हो जाएंगे। भाई, कुछ क्रॉस करेंगे, कुछ लीक हो जाएंगे। तो ये जो अंदर का ट्रैक है, जो रास्ता है, कुछ ऐसे ही है। तो जो मोटे पदार्थ होते हैं, जैसे भी आप देखेंगे, कोई मोटे पदार्थ है वो क्रॉस कर जाएगा, जो महीन पदार्थ है वो नीचे ड्रेनेज में आ जाएगा। तो वैसे ही वो नली भी ऐसे ही होती है कि जो मोटे पदार्थ हैं वो क्रॉस कर जाते हैं ब्लड के, और जो फिल्टर्ड पदार्थ हैं, जैसे यूरिन या इस तरह की चीज़ें जो वाटरेबल है, जो पानी में है, जो उसके साथ तमाम सॉल्ट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिल्ट्रेट होके नीचे चली आती हैं। तो यही काम है हमारे गुर्दे का। तो समझ में आ गया, गुर्दे का दो काम है। इस नेफ्रॉन जिसको मैंने बात बताई थी, इस नेफ्रॉन का काम है हमारा जो वेस्ट है उसको छान लेना, ठीक, जो भी वेस्ट पदार्थ है उसको छान लेना, और खून को साफ करना। खून साफ रह जाते हैं। जो हम पाचन व्यवस्था जब बताए थे तो हमने आपको बताया रहा होगा, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार पाचन को फिर से जाके देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद है। पाचन व्यवस्था में जब हम खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो खाना हमारे आहार नली से होते हुए पच के रस के रूप में आ जाता है, ठीक है। रस के रूप में जो रोटी हम खा रहे हैं या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो रस के रूप में आ जाता है, और हमारी आंतों में जो तमाम गुच्छे आए हैं नलियों के, उसके माध्यम से वो हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे उदाहरण कि एक दवा खाते हो आप,
तो 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपने पैरासीटामोल खाया तो आपका बुखार उतर गया। तो जाहिर सी बात है कि बुखार उतरा कैसे? पेट में गया, गली दवा और वो अपने ब्लड के माध्यम से विभिन्न अंगों में चली गई, जहां जो काम करना था वो उसने किया और आपका बुखार उतर गया। ठीक, तो ऐसे ही हम जब खाना खाते हैं तो वो पाचन के माध्यम से पचता है, पचने के बाद रस बनता है, रस बन के वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सबको? और उसके बाद जो बचता है भाई, जो हमने रस बना तो रस से हमारी मांस, मेज, मज्जा, ये सारी चीजों का निर्माण हुआ, शरीर का निर्माण हुआ। उसके बाद जब आप देखते होगे कोई भी चीज जब कहीं प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, तो उस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जो है वेस्टेज जरूर निकलता है। समझ में आया? तो वेस्टेज जो हमारा जब खून में ये सारा चीज पचा, सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं इसका भी तो वेस्टेज निकलेगा। तो जो वेस्टेज निकलता है, ठीक, अब ये ध्यान देने वाला योग है कि वो वेस्टेज हमारे लिवर में जाता है, लिवर से प्यूरिफाइड। देखो, किडनी का काम बहुत हद तक लिवर हल्का करता है, क्योंकि विष वगैरह जो भी चीजें हैं, इस तरह की चीजें, वो लिवर से फिल्टर्ड होने के बाद ही वो आती हैं किडनी में। तो यदि लिवर सही है आपका, तो फिल्टर का लोड, आपके किडनी का लोड सही रहता है। तो प्रायः देखने में मिलता है कि जिनका जिनका लिवर खराब है, तो कहीं ना कहीं किडनी, जिनका किडनी खराब है, सॉरी, उनका जो है लिवर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको नजर आती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका लिवर जो है सही तरीके से काम करता रहे, ताकि आपकी किडनी पे जो एसिटिक लोड है वो कम हो। सबसे बड़ी चीज देखो, अगर जब किडनी पर एसिटिक लोड बढ़ता है तब किडनी डैमेज होना शुरू होती है। तो उस कंडीशन में हमको क्या चाहिए कि हमको अपने शरीर में एल्कलाइन का बेस ऐसा रखना चाहिए कि हमारे किडनी में जो है एसिटिक लोड ना हो। तो एल्कलाइन का लोड अगर आपको बढ़ाना है, किडनी का लोड कम करना है, तो जाहिर सी बात है वैसा भोजन आपको करना होगा, क्योंकि भोजन जो आप कर रहे हैं उसी से ही तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अब देखिए, बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है। जैसे आपके लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पाचन में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा और आपके पेट में गैसेस बनेंगी। तो बॉडी ये सिम्टम दे रही है आपको कि भैया हमारा लिवर डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं से। इसको अब पता चला कि बहुत ज्यादा गैस बन रही है आपके पेट में, बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका फ्लश सही से नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि पाचन में कोई दिक्कत है, तो आप कहीं ना कहीं से लिवर के पेशेंट बनते चले जा रहे हैं। लिवर में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ये लिवर का इंडिकेशन है आपको। तो जैसे लिवर इंडिकेशन करता है, वैसे ही किडनी भी आपको इंडिकेट करती है कि हमको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब आपको देखना है कि आपकी किडनी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, जब आपकी किडनी 40 से 50% लोड पर काम करती है, ध्यान दीजिएगा, जब आपकी किडनी जो है 40 से 50% लोड पर काम करेगी, तो कहीं ना कहीं से क्या असर होगा? ब्लड को प्यूरिफाइड सही तरीके से नहीं कर पाएगी वो। ठीक, तो ब्लड को प्यूरिफाइड नहीं करेगी तो क्या दिक्कत होगा? ब्लड को अगर प्यूरिफाइड नहीं करती है तो जो गंदगी है वो आपके शरीर में रुकेगी, तो गंदगी रुकेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो वो एक इंडिकेशन है, वो एक इंडिकेशन होता है कि गंदगी कहीं ना कहीं रुक रही है। उसकी इंडिकेशन आता है आपके ब्लड में। जब आप ब्लड का जांच कराते हो तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, ये सब आपको बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी का फंक्शन बाधित हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो उस बाधा को आपको अपने खान पान और उस माध्यम से सही करना है। कैसे करना है, आगे बात करते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज कि 5 चीजें ऐसी हैं आपके शरीर से जिसको छान के किडनी यूरिन के माध्यम से या जो भी आउटलेट के माध्यम से बाहर निकालती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वो 5 चीजें क्या क्या है। वो 5 चीजें क्या है जो कि आपके ब्लड में से छान के यूरिन के माध्यम से निकाल देती है, ताकि ब्लड का लोड खत्म हो सके। तो पहला क्या है? पहला है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके चय अपचय के बाद जो बचता है वो फर्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट, और दूसरा है फ्लूइड, जो हम पानी पीते हैं। अब जब हम फ्लूइड कह रहे हैं तो पानी ही नहीं है,
फ्लूइड जब भी हम बोलेंगे, इस टर्म को जब हम बोलेंगे फ्लूइड, तो फ्लूइड मतलब पानी नुमा जो भी चीज हम खा रहे हैं। यदि हम ऐसी कोई करी खा रहे हैं जिसमें वाटरी सब्सटेंस ज्यादा है तो वो भी फ्लूइड में आएगा। अगर हम चावल खा रहे हैं तो उसमें भी वाटरी सब्सटेंस ज्यादा है, वो भी किस में आएगा, वो भी फ्लूइड में आएगा। तो पहला हमने क्या बोला, पहले बोला हमने वेस्ट प्रोडक्ट और दूसरा बोला फ्लूइड। तो फ्लूइड जो आप एक्सीड फ्लूइड होता है उसको निकालता है, ठीक ना। अब तीसरे पे आ जाते हैं हम। तीसरा है सोडियम। सोडियम माने नमक। तो सोडियम भी यूरिन के माध्यम से वो निकालता है बाहर। तो तीन चीज हो गए निकालने वाले। अब चौथा चीज क्या है, चौथा है पोटेशियम। पोटेशियम भी निकालता है, ठीक। तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फ्लूइड हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। अब पांचवा चीज क्या निकालता है, पांचवा वो निकालता है फास्फोरस। एक्सीड फास्फोरस जो भी है वो भी निकाल देता है। तो इन पांच चीजों को बॉडी किडनी जो है फिल्टर करके निकालती है और निकालना चाहिए। एक बढ़िया किडनी, जो किडनी काम कर रही है, वो इन 5 एलिमेंट्स को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। अब यदि ये 5 एलिमेंट आपके शरीर में अधिक हो रहे हैं और किसी कारण से वो फिल्टर होकर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर फिल्टर होकर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे, ठीक। घूमेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक। बार बार आपकी किडनी का लोड बढ़ता जाएगा और ये लोड जो है एसिटिक लोड जो आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो हमको क्या करना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है हमको ऐसी डाइट लेनी चाहिए, हमको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सोडियम कम हो, पोटेशियम कम हो, फास्फोरस कम हो, वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट पे आ जाते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि वेस्ट क्या है। देखो, जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण वेस्ट है दैट इज प्रोटीन, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट है और आपके क्रिएटिनिन लेवल को और यूरिया लेवल को बढ़ाने का मुख्य उत्तरदायी ये प्रोटीन प्रोडक्ट है। ये प्रोटीन जो है जब आपके शरीर में जाता है तो इसको जो है, अब चूंकि प्रोटीन भाई शरीर की इंटेक जरूरी है, शरीर के लिए जरूरी, लेकिन एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटीन इज डेंजरस, ठीक। इसी प्रोटीन से हम जीते हैं, प्रोटीन हमको चाहिए, लेकिन जब ये एक्सीड होता है तो हमको दिक्कत शुरू करता है। वैसे भी कोई चीज एक्सीड जब होती है तो हमको वो प्रॉब्लमेटिक होती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। तो प्रोटीन का इंटेक जो है हमको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। अब देखो, प्रोटीन के बारे में आते हैं तो प्रोटीन का इंटेक आप कम करते हैं तो दो चीज आती है। प्रोटीन के को थोड़ा सा डीपली जाके देखते हैं। प्रोटीन के दो सोर्सेस होते हैं। एक सोर्स तो एनिमल के प्रोटीन, जानवर से जनित प्रोटीन जो होते हैं, एनिमल रिलेटेड प्रोटीन जो होते हैं, चाहे मीट में हो, मछली में हो, अंडा में हो, ठीक है, दूध में हो, और उस तरह से जो जानवर से हमको जो प्रोटीन प्राप्त होता है, जानवर या उसके दूध या जैसे भी जानवर से ही हमको जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो प्रोटीन एनिमल प्रोटीन कहलाता है। और दूसरा प्रोटीन हमको मिलता है सब्जियों से, फलों से, ठीक। तो देखिए, अब प्रोटीन के बारे में बताता हूं तो एक चीज जानिए। लकड़ी जब जलती है, लकड़ी जब जलती है, अब हम लोग आग वोग तापते हैं ना, ठंडक का मौसम है, इस वक्त आप ताप रहे होंगे, तो आप देखिएगा जिससे लकड़ी जिसमें आप जलाते हैं, एंड ऑफ द आपके जब वो आग खत्म हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, आपको राख मिलती है। राख मिलती है ना, हाँ, तो आपको क्या मिलती है, राख मिलती है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लकड़ी का जो वेस्ट है वो राख कहलाता है, ठीक। प्रोटीन जब जलता है तो प्रोटीन की जो ऐश होती है, प्रोटीन की जो राख होती है वो क्रिएटिन कहलाती है, वो यूरिक एसिड कहलाती है। तो अब क्या करना है हमको, हमको प्रोटीन का इंटेक कम करना है। अगर बाय द वे हम किसी कंडीशन से सीकेडी के पेशेंट हैं या हमको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेफ्रो की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमको प्रोटीन का इंटेक कम करना है। तो भाई चूंकि प्रोटीन जरूरी भी है, इतना जल्दी इंटेक कम कर कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हमको, अगर हम अपने कंडीशन पे आते हैं, यदि बाय द वे हम थोड़ा क्रोनिक कंडीशन पे हैं,
तो हमको एनिमल प्रोटीन माने एनिमल प्रोटीन जो होती है वो थोड़ा ज्यादा तगड़ी होती है। ठीक, जो एनिमल प्रोटीन होती है ना, इसका जो वेस्ट है, इसकी जो ऐश होती है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, तो फिल्ट्रेशन में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता तो उस जब हमारी किडनी 40% या 50% पे लोड पे काम कर रही होती है, तो उस कंडीशन में हमको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन अगर लेंगे तो उसके जो ऐश एलिमेंट्स हैं वो बड़े होते हैं, वो तगड़े होते हैं, और वो नहीं आते, फिल्ट्रेट में नहीं होते। जब फिल्ट्रेट में नहीं होते तो वो प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारे ब्लड स्ट्रीम में नजर आती है, जो हमारा किडनी को डैमेज करने का एक मेन स्थिति है। अब दिक्कत यह है कि भाई हमको वो प्रोटीन आपने मना कर दिया, तो कौन सी प्रोटीन लें? तो हम शाकाहारी जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन रूप से हमको मिलती है जो प्रोटीन, हम उस प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दाल है, चना है, राजमा है, और अंकुरित दालें हैं, ये सब चीज, लेकिन कम मात्रा में। अगर आपका सीकेडी के आप पेशेंट है तो कम मात्रा में, ठीक, आप इन प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं यदि चाहे तो। बट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एनिमल प्रोटीन 100% रोक दीजिए। अगर आप कुछ समय तक एनिमल प्रोटीन को रोक देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी को आराम मिलेगी, कहीं समय मिलेगा अपने आप के नेफ्रॉन को रीजनरेट करने के लिए। रीजनरेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो नई स्टडीज आई हैं उससे ये सामने आया है कि रीजनरेट अब होता है, क्योंकि हम लोग वहां तक देखिए एक चीज बताएं, मानव विज्ञान में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां तक अभी शोध नहीं हो पाया है। बहुत ऐसी चीजें हैं। हम ब्रेन के बारे में बात करें, कुछ शोधे नहीं है, कोई स्टडी बहुत कम है। तो जैसे जैसे स्टडीज पे हम करीब पहुंच रहे हैं, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं नेफ्रॉन्स भी रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए अब वो कैसे होते हैं वो किसी अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप सीकेडी के पेशेंट हो या आपकी किडनी 40 या 50% के लोड पे साथ काम कर रही है, तो जो एसिटिक माहौल है उस माहौल को खत्म करिए, एल्कलाइन माहौल को तैयार करिए, एनिमल से जो प्रोटीन मिल रही है उस प्रोटीन को कम करिए, और आप वनस्पति से जो आपको प्रोटीन मिल रही है उस प्रोटीन को आप लेना शुरू करिए, लेकिन कम मात्रा में। फिर कह रहा हूं, कम मात्रा में लेना शुरू करिए। अब दूसरी चीज आती है वाटर, पानी। तो देखिए आपकी किडनी अगर लो वैल्यू में काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो कहीं ना कहीं वो रिटेंड होके आपके शरीर में ही रुक जाएगा, तो वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एडिमा बन जाएगा, आपके चेस्ट में आ सकता है, आपके पैर के, चूंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण वो आपके पैर में आ जाएगा, पैर का पूरा एरिया सूज सकता है, तो एक नया कॉम्प्लिकेशन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो है पानी कम पीने को कहते हैं। वजह यह है कि आपकी किडनी पूरी तरीके से फिल्ट्रेट नहीं कर सकती है, पूरी तरीके से यूरिन नहीं बना पा रही है। तो जब यूरिन बना नहीं पाएगी तो आपके बॉडी में रुकेगा पानी, रिटेंड होगा। अब पानी रिटेंड होगा तो वो कहीं ना कहीं से कॉम्प्लिकेशन दूसरी खड़ी करेगा। तो आप 1 लीटर पानी पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और वो भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस कंडीशन में हैं, मैंने 1 लीटर कहा तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सीकेडी के कई स्टेज होते हैं। अब आप 5th स्टेज में चल रहे हो तो बात दूसरी है। तो आप अपने हिसाब से अपने डॉक्टर से समझ के कि आप किस स्टेज में चल रहे हो, उस हिसाब से पानी का इंटेक आपको कम करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज जानिए, 24 घंटे में आपका यूरिन जो है करीब करीब 1 लीटर यूरिन आपका निकलता है औसतन, तो उसी हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। अब अगला जो नंबर आता है दैट इज सोडियम। सोडियम माने नमक, समझ में आया ना। और ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में हम लोग नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? जो डब्बा बंद, जैसे नमकीन हो गया या इस तरह की कोई चीज हो गया, कुरकुरे हुआ, या तमाम चीजें हैं जो डब्बा बंद आती हैं, इनमें जो है प्रिजर्वेटर्स पड़े रहते हैं। जो प्रिजर्वेटर्स में सोडियम
पोटेशियम सब होता है। तो ऐसी चीजों को खाना बंद कर दीजिए और ऊपर से जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी कम करिए। आयुर्वेद में बताया जाता है कि आप समुद्री नमक के जगह आप चाहें तो सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब हम सोडियम के बारे में जान गए कि सोडियम मुख्य कारण है वाटर रिटेंशन का। तो हमको सोडियम का इंटेक, हम ये सब उनके लिए बता रहे हैं जो सीकेडी के पेशेंट हैं, ठीक ना, नॉर्मल के लिए नहीं बता रहे हैं। तो उनको जो है सोडियम जो है, एक्स्ट्रा सोडियम नमक का उपयोग कम करें, जितना कम कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी किडनी एक्सीड होने पर फिल्टर नहीं कर पाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम यदि एक्सीड हो गया तो हमारी किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाती है। ज्यादातर सब्जियों में और फलों में हमको पोटेशियम मिलता है। तो ऐसे पेशेंट जो सीकेडी के हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज के हैं, उन लोगों को लो पोटेशियम डाइट दी जाती है या पोटेशियम कम करके दी जाती है, या ऐसे पदार्थों को हटा दिया जाता है सब्जियों में से जो हाई पोटेशियम प्रदान करते हैं हमारे बॉडियों को। तो क्या क्या हम 5 चीजें सब्जियों में बंद करते हैं, ठीक। पहली चीज क्या है, हमारा जनप्रिय आलू। जनप्रिय इसलिए कह रहा हूं कि आलू तो राजा है, हरी सब्जियों में आता है। कोई ऐसी सब्जी नहीं है और कोई ऐसा घर भी नहीं है इंडिया में जहां आलू ना होता हो, में आलू ना पकता हो। तो हर जगह आलू है। तो इस आलू को हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि आलू में हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम मिलता है। दूसरा है टमाटर। लाल लाल टमाटर देखने में बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन पोटेशियम का रिच स्रोत है। अगला है कद्दू। तो कद्दू तो बंद किया जा सकता है क्योंकि कद्दू तो वैसे भी कोई नहीं खाता है। तो अगला कद्दू है, कद्दू को भी नहीं खाना है। अगला है चौथा नंबर पालक। पालक को भी नहीं खाना होता है या कम मात्रा में खाना होता है। अगर आपकी सीकेडी ज्यादा परसेंट में है तो इन 5 सब्जियों को, 5वीं है भिंडी। भिंडी भी जो है रिच सोर्स है, भिंडी भी तगड़ी सोर्स है आपकी पोटेशियम की। तो आपको भिंडी को भी रोकना चाहिए। तो 5 सब्जियां हैं। ऐसे पेशेंट जिनको सीकेडी है उनको मैं सलाह देता हूं कि इन 5 सब्जियों का सेवन ना करें। अब आ जाते हैं 5 फल कौन कौन से हैं। मैं 5 ही बता रहा हूं जो हाईएस्ट हैं, ठीक ना। फिर 5 फल कौन कौन से हैं जिनको सेवन करने से बचना चाहिए। पहला है बनाना, माने केला। तो बनाना भी पोटेशियम का रिच सोर्स है, तो बनाने का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है ऑरेंज, माने संतरा। तो संतरा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी पोटेशियम का रिच सोर्स है। अगला है पपाया यानी पपीता, इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर है कैंटलू, जिसे कहते हैं खरबूजा। तो खरबूजा का भी प्रयोग, वैसे मिलेगा नहीं इस वक्त खरबूजा, लेकिन खरबूजा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे पूर्वांचल में खरबूजा वगैरह का बहुत प्रयोग नहीं होता, लेकिन मेट्रोस में या बाहर में खरबूजे का बड़ा प्रयोग करते हैं वो लोग। घर के अपने फ्रिज में रख लेते हैं, 5 दिन 6 दिन चलता है, खाते हैं, उसका नाश्ता करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनको खरबूजा से दूरी बना के रखना चाहिए। और फिर अगला है हमारा मशहूर आम। तो आम तो भाई उसका नाम सुनते ही मुंह से पानी आने लगता है, लेकिन आम भी नहीं खाना चाहिए, ये भी पोटेशियम का रिच सोर्स है। तो हमारे पास 5 सब्जियां मैंने आपको बता दिया और 5 फल बता दिया जिनको पोटेशियम आप कम कर सकते हैं, जिनको रोक कर। अब अगला नंबर आता है फास्फोरस। कई लोगों आप जब देखते होंगे तो हाई फास्फोरस या फास्फोरस स्ट्रेस कर रहा है,
अब फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है भाई? जाहिर सी बात है, हम तो जोड़ रहे हैं कि अगर बढ़ गया है तो इसका स्रोत क्या है, कौन ऐसी चीज है जिसको रोक दें या कम कर दें तो हमारा फास्फोरस की जो काउंटिंग बढ़ रही है वो कम हो जाए, क्योंकि जो भी काउंटिंग बन रही है वो हमारे मुंह से ही आ रही है। तो दूध या उससे बने पदार्थ, ये फास्फोरस के रिच सोर्स है, दूध और उससे बने पदार्थ। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और भी है, कोका कोला ऐसा पेय ड्रिंक जो ब्लैक कलर का होता है। फिर बोल रहा हूं, ऐसा पेय पदार्थ जो शीतल पेय पदार्थ जो ब्लैक कलर का होता है, जैसे कोका कोला, थम्स अप, और वो आपका क्या एक और आता है पेप्सी, ऐसी चीजें जो ब्लैक कलर की होती है वो फास्फोरस की रिच सोर्सेस होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जो CKD के पेशेंट हैं उनको इन ठंडे पेय पदार्थों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक, आप कुछ मत करिए, नॉर्मली में आप डेली 2 बोतल ठंडा पीने लगिए, देखिए आपका फास्फोरस स्ट्रेस होने लगेगा। तो इन चीजों को आप बचा के रखिए। दूध या उससे बने पदार्थ उसको कम कर लीजिए। अब आ जाते हैं पैक्ड फूड, जो पैकेट में आते हैं ना, तो प्रिजर्वेटर पड़े होते हैं उसमें। तो लगभग जितने प्रिजर्वेटर हैं उस सभी में कहीं ना कहीं फास्फोरस होता है। आप अगर उसके पीछे का पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको फास्फोरस मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना है। तो फास्फोरस इनटेक कम करोगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको ओवर ट्रेसिंग में नहीं आएगा और आपकी किडनी डैमेज होने से बचेगी। और एक चीज और, फास्फोरस का जो है ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे सूखे मेवे होते हैं, तो सूखे मेवे में अगर हम विशेष तौर से कुछ को छांट लें तो जैसे अंजीर एक मेवा है जिसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है खजूर, तो खजूर में भी फास्फोरस की संख्या बहुत अच्छी खासी होती है। फिर सनफ्लावर सीड में भी बहुत ज़्यादा होती है, और भी कुछ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि अपनी डाइटरी से अपनी CKD को मेंटेन करिए। देखो एक चीज़ बताएं कि अगर आप खाओगे उन पदार्थों को एक्सीड जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बढ़ी हुई चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। भाई एक जगह आग जल रही है, उसमें हम पानी डाल दिए तो बुझ ही जाएगी ना, भभक तो जाएगी नहीं। तो उसी तरह से यदि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, यदि हमारे ब्लड में यूरिया बढ़ गया है, तो हम तो यही तो देखेंगे कि उसको दवा से कम करने की कोशिश करेंगे, कि जो मेन मुद्दा है, जो कल्पिट है, जो हम खा रहे हैं, उससे कम करेंगे। तो यदि आप डाइटरी से कम करना की कोशिश करेंगे तो आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं, और थोड़ी सी और गाइडेंस के साथ करेंगे तो आप CKD की किसी भी स्टेज में हो, इवन आपकी डायलिसिस ही क्यों ना चल रही हो, तो हम आगे के वीडियो में आपको उस पर डिस्कस करेंगे कि हम आयुर्वेद के माध्यम से डायलिसिस को प्रमाणित करके दिखाऊंगा, आपको प्रमाणित करके बताऊंगा कि आपकी डायलिसिस जो है, जो आप करा रहे हो, उसके बदले में आप एक लघु डायलिसिस कराओ और कैसे कैसे वो कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। टीम को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।